तो हम बात करते हैं यार 8 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। 8 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करें सबसे पहले जो टॉपिक है यार, इट इज़ अबाउट दी मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये साइन किया गया, इसके बारे में हम बात करें मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार, कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने साइन किया मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। लाइक नेटो की एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला होता है, उसी प्रकार का यहाँ पे अटैक एंड वन इज अटैक ऑन ऑल, ये कोर आइडिया है इस चीज़ का। 2026 में यहाँ पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने साइन किया दी मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। कोर आइडिया की बात करें तो एन अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, है ना। इट इज़ बिल्ड ऑन 2025 को जो सऊदी पाकिस्तान जो डिफेंस पैक्ट है उसके ऊपर ये बिल्ट अप है। 2026 में यहाँ पे साइन किया इन दोनों ने, इन तीनों ने। सो इट इज़ बिल्ड्स ऑन दी 2025 सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। अभी क्यों साइन किया गया, वाई नाउ, ये जो पैक्ट है अभी क्यों साइन किया गया है यार? बिकॉज जो यहाँ पे वेस्ट एशिया में जो यहाँ पे एक तरह से इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, राइजिंग वेस्ट एशियन इनसिक्योरिटी कारण है यार ये जो मक्का क्या बोलता है, मेका जॉइंट डिक्लेरेशन और मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का। यहाँ पे जो हुथीज ने अटैक किया यहाँ पे रेड सी, हुथी के अटैक्स की वजह से जो रेड सी है, रेड सी रीजन ऑफ दी सऊदी अरेबिया, वो एक तरह से यहाँ पे इनसिक्योर हो गया है। तो याद रखना यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे है स्विस कैनाल, यहाँ पे है बब अल मंदेब, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, और इधर यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, एंड ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड यहाँ पे है अपने पास गल्फ ऑफ ओमान। तो ये हमने तरह से बेसिक चीज़ देखी। तो यहाँ पे हुथीज के जो अटैक है इसके वजह से रेड सी इनसिक्योर हो गया है। थ्रेट्स अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखने को मिल रहा है। एक तरीके से न्यू रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे अभी ये साइन करने की बात हो रही है। नीड फॉर, साइन कर लिया गया, ठीक है। सो नीड फॉर अ न्यू रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सो यहाँ पे तीनों कंट्रीज ने जो यहाँ पे ये साइन किया, तीनों का अपना अपना स्ट्रेंथ्स हैं यार। इनके तीनों के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या है, एनर्जी प्लस फाइनेंशियल पावर। टर्की की बात करें तो इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी प्लस नाटो का एक्सपीरियंस है यार टर्की के पास।
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास लार्ज मिलिट्री है प्लस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। सी हमने स्ट्रेंथ की बात की। इसके बाद जो इसका इम्प्लीकेशन होगा फॉर इंडिया उसकी बात करें कि जो मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया पे। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, तो एक तरह से जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर कंसर्न देखने को मिलेगा, बिकॉज हॉर्मूज का डिसरप्शन से जो एनर्जी इंपोर्ट्स है वो अफेक्ट हो सकता है यार। एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। हॉर्मूज disruption can affect India's energy imports। स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात करें तो एक न्यू ट्राइलेटरल ब्लॉक में रीशेप वॉट है ना, जो एशिया का जो पावर डायनेमिक्स है उसको बदल सकता है। वेस्ट एशिया का पावर डायनेमिक्स को वेस्ट एशिया पावर डायनेमिक्स। यहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसके ऊपर चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज द रेड सी अरेबियन सी का जो सिक्योरिटी है इट बिकम इम्पॉर्टेंट। मैरिटाइम सिक्योरिटी के रेफरेंस में जो रेड सी प्लस अरेबियन सी सिक्योरिटी बिकम इम्पॉर्टेंट। डिप्लोमेसी की बात करें तो केयरफुली बैलेंस टाइज जो है सऊदी अरेबिया टर्की एंड पाकिस्तान के साथ, उससे डिप्लोमेसी को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं यार। इन सब लोगों से एक तरह से टाइज को अच्छे से बैलेंस करना होगा। सऊदी अरेबिया टर्की एंड पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब क्या, कंटिन्यू मल्टी अलाइनमेंट वाली चीज़ों को यहाँ पे देखना होगा। ये भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा इंडिया का, है ना। टू कंटिन्यू द मल्टी अलाइनमेंट। तो ये हमने बात की अबाउट द इम्प्लीकेशन। वे फॉरवर्ड की बात करें, करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड और व्हाट नीड टू बी डन यार। तो अपने को जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। पर्शियन जो मतलब जो पार्टनरशिप है गल्फ पार्टनरशिप्स को डिपेंड करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डिपेंड दी गल्फ पार्टनरशिप। डायलॉग प्रमोट करना होगा इन वेस्ट एशिया के अंदर यार। सो टू प्रमोट डायलॉग इन वेस्ट एशिया एंड वी नीड टू बिल्ड व्हाट, बिल्ड इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। मैरिटाइम एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी सिलेंडर बिल्ड वल्चर कंजर्वेशन की। सिलेंडर बिल्ड वल्चर न्यूज़ में थे यार। सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स के बारे में बात करें, रिसेंट डेवलपमेंट जो हमको देखने को मिले जिसकी वजह से न्यूज़ में थे। कुछ यहाँ पे 5 कैप्टिव जो ब्रीड
स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स हैं उनको वाइल्ड में रिलीज़ किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में थे यार, तो इनके बारे में को पता होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर इंडिया रिलीज 5 कैप्टिव ब्रीड स्लेंडर बिल्ड vultures into the wild एंड वर्ल्ड, ये पहला दुनिया का पहला कैप्टिव रिलीज है ऑफ दिस स्पीसीज, वर्ल्ड फर्स्ट कैप्टिव रिलीज ऑफ दिस स्पीसीज। जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स के बारे में हम बात करें स्लेंडर बिल्ड वल्चर की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका स्लेंडर बिल्ड वल्चर का? गिप्स, और सॉरी गिप्स, गिप्स टेनोरी रोस्ट्रिस, गिप्स टेनोरी रोस्ट्रिस। एंड ये जो वल्चर है ये हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे रहते हैं यार? ये ग्रासलैंड्स में, ओपन एरियाज में एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ पे रहते हैं उन एरियाज में ये रहते हैं। इनके डाइट की बात करें तो ये जो स्लेंडर बिल टर्टल है ये न्यूट्रिएंट साइकिल को सपोर्ट करते हैं, डिसीज कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैरियंस को खाते हैं, जो मतलब मरे हुए लोग हैं उनको, मरी हुई चीज़ें हैं उनको, डेड रिमेन्स को। सो दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सपोर्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड, तो गंदगी को खा ले रहे हैं, पचा ले रहे हैं, इसीलिए तो डिसीज कंट्रोल हो जाता है यार। डिसीज कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सिलेंडर बिल टर्टल का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IUCN स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ज़्यादातर जो वल्चर की प्रजातियाँ हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो भी चीज़ यहाँ पे स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहता है वो अपने आप रिलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनको किस चीज़ से नुकसान हो सकता है यार? थ्रेट्स की बात करें तो डाइक्लोफेनेक, जिसका एक तरह से पेन किलर के तौर पे जो जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता है, वो मरने के बाद डाइक्लोफेनेक इनके पास जाता था, इनकी किडनी को फेल कर देता था ये, इसकी वजह से इनकी मौत हो रही थी यार। सो डाइक्लोफेनेक से इनको दिक्कत होता है। हैबिटेट लॉस से इनको दिक्कत है, इनको थ्रेट है। पॉइजनिंग के थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं इनको। फूड सिक्योरिटी, ठीक से खाना नहीं मिलता यार। इस फूड से स्केर्सिटी की बात करें फूड स्केर्सिटी एंड कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर से ये टच होके मर जाते थे, जो इलेक्ट्रोक्यूशन जो है ये सब इनके लिए एक थ्रेट है यार। तो ये हमने बात की सिलेंडर बिल्ड वल्चर की। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्पीसीज है वल्चर का जो कि है वाइट रम्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ज़्यादातर जो वल्चर की स्पीसीज हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। वाइट रम्ड वल्चर की बात करें तो जो वाइट रम्ड वल्चर है ये है गिब्स बेंगलेंसिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम गिब्स बेंगलेंसिस, माने बंगाल में रहता है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। थ्रेट्स की बात करें तो इसको डिसीज से नुकसान हो सकता है, पेस्टिसाइड से नुकसान हो सकता है, पॉइजनिंग से नुकसान होता है, हैबिटेट लॉस एंड
कोलिजन से इसको थ्रेट्स या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई। कई बाकी जो कंजर्वेशन है इन इंडिया, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें कंजर्वेशन इन इंडिया अगर हम देखें सो वल्चर एक्शन प्लान जो है वो हमको देखने को मिला या तो 2020 से लेकर 2025 तक। जो वेटनरी डाइक्लोफेनाक उसके ऊपर बैन किया गया, बैन ऑन वेटनरी डाइक्लोफेनाक 2006 के अंदर वेटनरी डाइक्लोफेनाक को बैन किया गया। यहाँ पे अगर हम वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए। सेव यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया जहाँ पे जो एशिया वल्चर को सेव करने की बात की गई। सेव का फुल फॉर्म क्या है? सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेव मीन्स सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। बाकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं, वल्चर जो है नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कारकासेस होते हैं उसको ये डिस्पोजल करते हैं। यहाँ पे हमको रिड्यूस करना होगा, जो डिसीज स्प्रेड है उसको ये रिड्यूस करते हैं यार। ये जो वल्चर्स हैं मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को। एक तरह से इंडिकेटर भी है इकोसिस्टम हेल्थ के, ये इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। जैसे एल्गीज जो हैं वो एक तरह से या फिर हम बोले लाइकेंस जो है वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार के जो वल्चर्स हैं वो इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम हेल्थ को बताते हैं, इंडिकेटर हैं इसके। व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड यार, करने की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड, आगे करना क्या है? सो वे फॉरवर्ड के अंदर हमको हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना होगा, हार्मफुल ड्रग्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड रेगुलेट हार्मफुल ड्रग्स। हमको रिसर्च की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है एंड कम्युनिटी अवेयरनेस की ज़रूरत है। रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। वी नीड टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्लेंडर बिल्ड वल्चर कंजर्वेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 की। इस बिल के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द की प्रोविजंस। की प्रोविजंस की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन दी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी प्लस एनुअल टर्नओवर यार एमएसएमई का, कि स्मॉल है, माइक्रो है, कि मीडियम है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी प्लस एनुअल टर्नओवर। इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है,
यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट, इधर हम बात करेंगे अबाउट टर्नओवर। अगर इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ का है तो उसको माइक्रो बोलेंगे, या फिर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का है तो इसको, में सब जगह अप टू है, ठीक है, अप टू 1 करोड़ अप टू 5 करोड़, ये हमारे पास क्या हो गया माइक्रो। स्मॉल में क्या होगा, इसको 10 गुना कर दो अप टू 10 करोड़, और इसको भी 10 गुना कर दो अप टू 50 करोड़। मीडियम में इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 50 करोड़ मीडियम, एंड ये हो जाएगा 250 करोड़, ठीक है। यहाँ पे इंटू 5 करना है, इंटू 5 करना है, यहाँ पे इंटू 10 करना है, इंटू 10 करना है, चार्ट बना लेना, 1, 5, 10, 50, है ना। एक को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 10 से, इसको 5 से, इसको 5 से, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की बात की एमएसएमई का। इसके बाद यहाँ पे जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताया गया। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन होंगे फॉर ऑल एमएसएमईज यार। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा फॉर ऑल एमएसएमईज। मैंडेटरी ट्रेंड्स की बात की जा रही है यार, ट्रेड डिस्प्यूट एंड ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है। मेन यहाँ पे जो सीपीएससी होगा ये सेटल करेगा एमएसएमई इनवॉइसेस को थ्रू ट्रेंड्स, ना ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू। डिस्प्यूट क्या है, डिस्काउंटिंग है, ठीक है। सो मैंडेटरी TREDS ट्रेड्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक तरह से आरबीआई जो है ये एक डिजिटली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करेगा टू टर्न अनपेड इनवॉइसेस इनटू इंस्टेंट कैश, है ना। बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनी जो है उसके ऊपर बीट करेंगे। सो CPSCs must settle MSME invoices through threads। टाइम बाउंड डिस्प्यूट की बात की, मतलब मीडिएशन जो है डिस्प्यूट का विद इन 90 डेज होना चाहिए, एंड आर्बिट्रेशन विद इन 30 डेज। टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा यहाँ पे लाइक मीडिएशन विद इन 90 days and arbitration within 30 days। डिलेड पेमेंट के अंदर यहाँ पे 50% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट जो है इट इज पेबल, ठीक है, पेबल इफ प्रोसीडिंग एक्सिड 6 मंथ यार। डिलेड पेमेंट के ऊपर क्या क्राइटेरिया है, 50% ऑफ awarded amount payable if proceedings exceed 6 months, ठीक है। प्रोसीड 6 मंथ ज़्यादा हो जाएंगे तो 50% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। एंड डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की गई, मतलब कुछ सर्टेन ऑफेंसेस को यहाँ पे रिप्लेस किया गया विथ वार्निंग या फिर मॉनेटरी पेनल्टीज। डिक्रिमिनलाइजेशन के अंदर सर्टेन ऑफेंसेस आर रिप्लेस्ड विथ, पहले तक पनिशमेंट था उसको यहाँ पे वार्निंग या फिर मॉनेटरी पेनल्टीज के साथ रिप्लेस कर दिया गया।
इम्पोर्टेंस की बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई का इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये अराउंड 6.3 प्लस करोड़ लोग एमएसएमई में इन्वॉल्व हैं एंड ये 31.1% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है यार। 35% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। कंट्रीब्यूट अराउंड 31.1% टू जीडीपी, 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स and 48.58% of exports। एंड ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है यार, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू अराउंड 32.82 करोड़ पीपल, प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 32.82 करोड़ पीपल। नेक्स्ट अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, जो एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल आया है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है यार। इसने जो पेमेंट्स उसको फास्टर किया, जिससे बेटर कैश फ्लो होगा, फास्टर पेमेंट्स दैट लीड टू बेटर कैश फ्लो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तेजी से होगा, सो क्विकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यार। फॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, ट्रांसपेरेंसी आया, सो ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, जो रेगुलेटरी बर्डन है वो कम हुआ, सो रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन। कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, एज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ यार, इस अमेंडमेंट के थ्रू इट इम्प्रूव्ड competitiveness and ease of doing business। बाकी वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको और भी ज़्यादा जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड्स है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, so we need to strengthen digital registration and trades। टाइमली पेमेंट को इंश्योर करना होगा, इफेक्टिव एनफोर्समेंट को इंश्योर करना होगा। वी नीड टू इंश्योर टाइमली पेमेंट्स एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट। इनोवेशन प्रमोट करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स ये सब प्रमोट करना होगा। वी नीड टू प्रमोट इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 के की प्रोविज़न, एमएसएमई की इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट डॉल्फिन के बारे में, इनके इंटेलिजेंस कंजर्वेशन इन इंडिया के बारे में। यहाँ पे जो की फीचर्स हैं न्यूज़ में से यार डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन्स के बारे में हम चीज़ें की बात करें तो सबसे पहले की फीचर्स की बात करें, जो डॉल्फिन्स होते हैं यार ये हाईली इंटेलिजेंट एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, दे आर नॉट, है ना। डॉल्फिन्स को आप ये फिश मत समझना, दिस आर मैमल्स यार, पहली बात तो लोग ये गलती कर देते, डॉल्फिन्स को फिश समझते हैं, नो, दे आर मैमल्स, हाईली इंटेलिजेंट एक्वेटिक मैमल्स होते हैं
एंड ये किसका इस्तेमाल करते हैं, इको लोकेशन का, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का, तो लोग प्रे को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेशन को विजुअलाइज करने के लिए। सो दे यूज इको लोकेशन एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दे आर मैमल्स यार, ठीक है। एंड ये सोशल एनिमल होते हैं, मतलब कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड स्ट्रॉन्ग मैटरनल बॉन्ड शो करते हैं यार। दिस आर सोशल एनिमल्स शोइंग कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड स्ट्रॉन्ग मैटरनल बॉन्ड। एंड ये खाना किसको खाते हैं, फिश, स्क्विड और अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये खाते हैं। सो दे फीड मेनली ऑन फिश, स्क्विड एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बाकी डॉल्फिन्स के टाइप्स की बात करें तो जो मराइन डॉल्फिन है, इसमें यहाँ पे कोस्टल मैराइन डॉल्फिन्स होते हैं यार, पैलेजिक जो कि पास में रहते हैं सी, है ना। एंड एक बैकफिश डॉल्फिन्स होते हैं, ये सब मराइन समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद रिवर डॉल्फिन्स की बात करें तो गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड अमेजोन डॉल्फिन्स हमको देखने को मिलते हैं। इन नदियों में डॉल्फिन्स रहते हैं यार, गंगा, इंडस एंड अमेजोन डॉल्फिन्स। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ना, याद रखना यार, गंगा रिवर डॉल्फिन, नॉट इंडस रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है यार। इट इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एंड ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा रिवर डॉल्फिन, इसका हम IUCN स्टेटस की बात करें, नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर ये एंडेंजर्ड डेटा बुक में एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर से क्लासीफाई किया गया है। टाइगर भी एंडेंजर्ड है, ये भी एंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत न्यूज़ में था अभी। इसके बाद यहाँ पे इनको किस किस चीज़ों से थ्रेट्स है यार, क्या क्या इनको चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं, अगर हम बात करें डॉल्फिन्स को। सो पहले तो जो पॉल्यूशन हो गया, डैम की बात करें, सैंड माइनिंग, हैबिटेट लॉस से ये बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। सो पॉल्यूशन से इनको नुकसान पहुंचता है, डैम से तो ये पार नहीं कर पाते जगह को, ठीक है। सैंड माइनिंग, सैंड हैबिटेट लॉस जो है, इट इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर दिस डॉल्फिन्स। फिशिंग नेट में ये फंस जाते हैं, फिशिंग नेट एंटेंगलमेंट हो गया, फिर बाई कैच मतलब ज़मीन से जो खींचा जाता है उसमें से यहाँ पे ये बिना मतलब के फंस जाते हैं यार। सो फिशिंग नेट entanglement and bycatch is a major threat. also नॉइस पोल्यूशन से ये इको लोकेशन नहीं कर पाते बिकॉज अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नॉइस पोल्यूशन से जो प्रे अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है इनके लिए। सो नॉइस पोल्यूशन एंड रिड्यूस, बिकॉज इनकी आंखें नहीं होती, ये साउंड से ही इको लोकेशन करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो मेजर थ्रेट फॉर देम। बाकी हमने थ्रेट्स की बात की, टाइप्स की बात की फीचर्स की बात की। नाउ अगर हम बात करें जो कंजर्वेशन एफर्ट सरकार के द्वारा लिया गया है इनको बचाने के लिए, डॉल्फिन्स को, मैं यहाँ पे हम गंगा रिवर डॉल्फिन्स की बात करें। सो कंजर्वेशन के अंदर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है
वो हमको 2020 में देखने को मिला टू प्रोटेक्ट डॉल्फिन्स। यहाँ पे नमामि गंगे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है यार। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? यहाँ पे बिहार के अंदर पटना में। एंड जो नेशनल डॉल्फिन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? 5 अक्टूबर को, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नमामि गंगे जो है गंगा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, गंदगी को यहाँ से ठीक करने की बात करता है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे डॉल्फिन्स को बचाने के लिए इसको लाया गया, एक प्रकार से इसका मोटिव ये था। एंड ऑल्सो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में यहाँ पे बनाया गया। बाकी जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है यार, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है बगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ये एकमात्र एशिया का फर्स्ट एंड ओनली प्रोटेक्टेड साइट है जो कि एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए बनाया गया है, ठीक है, बगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। बाकी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको शेड्यूल नंबर 1 में रखा है यार, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर दे आर अंदर दी शेड्यूल 1 मीन्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन इनको दिया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना होगा, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। फॉर कंजर्वेशन हैबिटेट प्रोटेक्शन के ऊपर बात की गई। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। बाकी जो इम्पोर्टेंस है गंगा का, मतलब जो डॉल्फिन्स का, उसके बारे में बात करें, जो डॉल्फिन्स का इम्पोर्टेंस क्या है एक तरह से, तो देखो भाई, पहली बात तो ये हेल्दी इक्वेटिक इकोसिस्टम के एक इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्लेंडर बिल्ड वल्चर के पिछले 7 अगस्त के जो करंट अफेयर्स में बात की कि दे आर इंडिकेटर फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ, सो दिस डॉल्फिन्स आर द इंडिकेटर फॉर द इक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्थ। जहाँ पे ये ज़्यादा है वहाँ पे अच्छा हेल्थ है, ये समझते हैं हम इकोसिस्टम का, जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका। सो दे आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एक्वेटिक इको सिस्टम। एंड ये मेंटेन करते हैं यार फूड वेब बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी को। दे मेंटेन फूड वेब बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑल्सो ये प्रमोट करते हैं इको टूरिज्म एंड अवेयरनेस। दे प्रमोट्स इको टूरिज्म एंड अवेयरनेस। तो ये हमने बात की अबाउट वर्ड डॉल्फिन के बारे में, ठीक है। की फीचर्स, टाइप्स, थ्रेड्स, कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस। देखो भाई, मेरे जितने भी हैं ना, सारे जो आंसर्स मैंने ये बताए हैं, ये आपको अप टू अंडर 150 वर्ड्स या फिर अंडर 200 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज जो मेंस में आपको जो लिखना है ना यार, वो भी इसी के अंदर। तो तैयारी वैसे ही करो, हर दिन आपका मेंस का पेपर होगा, हर टॉपिक आपका मेंस का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, इस प्रकार के आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, तब जाके लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो पाओगे यार। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट SC/ST क्रीमी लेयर डिबेट के बारे में। तो ये न्यूज़ में था यार, यहाँ पे जैसे OBC में क्रीमी लेयर होता है, उसी प्रकार के क्रीमी लेयर के अंदर यहाँ पे बात की गई फॉर ST एंड SC यार। सो इसके बारे में हम बात करें, क्रीमी लेयर क्या है यार? क्रीमी लेयर इज व्हाट? जो क्रीमी लेयर है, इट रिफर्स टू एट सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एडवांस सेक्शंस, जो कि यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिल रहा है ना, विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर बोलते हैं। ये अभी सिर्फ और सिर्फ OBCs में अप्लाई होता है, ST SC में नहीं होता। तो एक बात रखिएगा कि ये जो है SC ST में भी अप्लाई होना चाहिए। सो दिस रिफर्स टू, क्रीमी लेयर रिफर्स टू socially, educationally and economically
एडवांस सेक्शन excluded from reservation benefit and it currently applies to OBCs and not SC और STs। तो ये जो OBC का जो इनकम सीलिंग है फॉर क्रीमी लेयर है ना, ये यहाँ पे कितना रखा गया, अप टू 8 lakhs पर ईयर। इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन यार, ठीक है। कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें इससे हो तब भी यहाँ पे उनको उस टाइटल मिलेगा, लाइक टीचर्स, जैसे कि कोई है ना क्लास बी वाले टीचर्स हैं तो उनको यहाँ पे मिलेगा उनके बच्चों को, ठीक है। करंट जो डिबेट चल रहा है यहाँ पे उसके बारे में बात करें, करंट डिबेट के बारे में बात करें, जो करंट डिबेट चल रहा है यार, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, यहाँ पे अपोज करता है गवर्नमेंट इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर फॉर एससीज एंड एसटी। गवर्नमेंट opposes introducing and income based creamy layer for SC और STs। आर्ग्यू करता है कि देखो भाई SC का जो एक्सक्लूजन है ये हिस्टोरिकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे रूटेड है, नॉट मियरली एन इनकम। तो ये गवर्नमेंट ने बोला इट आर्ग्यूज ST and SC exclusion is rooted in historical caste discrimination, not merely income। की जजमेंट्स की बात करें रिगार्डिंग दिस डिबेट या फिर क्रीमी लेयर के बारे में, तो कि जजमेंट्स की बात करें तो इंदिरा साहनी केस जो है, इंदिरा साहनी केस जो है 1992 का, इसमें क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ओबीसीज, है ना, नॉट एससीज एंड एसटीज। क्रीमी लेयर फॉर OBCs not SC और not SC and STs। बाकी जर्नल सिंह केस ऑफ 2018 के अंदर अलाउ किया गया कुछ एक्सक्लूजन ऑफ एडवांस SCs एंड STs सेक्शन इन प्रमोशन। तो SCs एंड STs को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है यार, सो अलाउड exclusion of advanced SCs and ST section in promotion। इनको नहीं मिलेगा कुछ एडवांस सेक्शंस को। एंड दविंद्र सिंह केस 2024 के अंदर SCs एंड STs के अंदर सब क्लासिफिकेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये बोला गया। दविंदर सिंह केस ऑफ 2024 के अंदर SC और ST सब क्लासिफिकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ये बोला गया। बाकी जो सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात करें तो डिवाइड करने की बात की गई SC ST अमॉन्ग सब ग्रुप्स यार, जो कि है ना जो बेनिफिट्स हैं उससे डिप्राइव्ड सेक्शन को इंश्योर करे कि बेनिफिट्स उनको पहुँचे। तो ये यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन के ऊपर बात की गई।
सब कैटेगराइजेशन के अंदर डिवाइस एससी और एसटी कोटा among subgroups to ensure benefits with the most deprived. ओके एंड जो आर्ग्यूमेंट रखा गया कि अगर यहाँ पे एस टी एस सी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है तो जो इक्विटी है ना, बेनिफिट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इससे अगर हम ऐसे सब कैटेगराइजेशन कर देंगे तो इक्विटी होगा, प्रिवेंट करेगा बेनिफिट कंसंट्रेशन को, रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी को। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है कि देखो इनकम जो है इट कैन नॉट कैप्चर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या, है ना, जिससे रिजर्वेशन कमज़ोर हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट्स दोनों के बारे में बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दी SC ST क्रीमी लेयर। आर्ग्यूमेंट्स फॉर की बात करें तो इन फेवर, तो ठीक है भाई, अगर क्रीमी लेयर बन गया तो क्या होगा, बेनिफिट कंसंट्रेशन कम होगा, इनक्वालिटी कम होगा, इक्विटी आएगा यार, जो पैसा रखा है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिंपल टर्म में इट प्रिवेंट बेनिफिट कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। अगेंस्ट के बारे में बात करें, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के अंदर जो इनकम है इट कैन नॉट, क्रिमिनल बना देंगे, सिर्फ एक इनकम जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैप्चर नहीं कर सकता। एंड मे वीकेन रिजर्वेशन। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए। बाकी क्या है वे फॉरवर्ड यार, क्या करना होगा अपने को, व्हाट इज दी वे फॉरवर्ड। सो एक रिलायबल कास्ट डाटा प्लस मल्टी डायमेंशनल क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत है यार। एम्पेरिकल स्टडीज़ करना होगा, कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। एम्पेरिकल स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है एंड एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ना। ऑल्सो हमको टारगेट करना पड़ेगा यार दी मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया कि करना क्या है। SC क्रीमी लेयर डिबेट के अंदर क्रीमी लेयर के बारे में बात की, करंट डिबेट क्या चल रहा है, की जजमेंट सब कैटेगराइजेशन के बारे में, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। एक मल्टी डायमेंशनल क्राइटेरिया बनाना होगा, कास्ट डाटा के ऊपर यहाँ पे रिलायबल कास्ट के ऊपर विश्वास रखना होगा, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सबको कंसल्ट करके यहाँ पे, एंड मोस्ट मार्जिनलाइज जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो शॉर्ट में न्यूज़ में जो शॉर्ट न्यूज़ थे यहाँ पे करंट अफेयर्स में, यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट, सबसे पहले जो सोमा रिगपा जो आमची सिस्टम है उसके बारे में बात करें। सोवा रिगपा दैट इज दी आमची सिस्टम। ये एक एंशियंट टिबेटन मेडिकल ट्रेडिशन है यार, जिसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ फीलिंग। एंशियंट
तिब्बतन मेडिकल ट्रेडिशन है विच मीन्स नॉलेज ऑफ हीलिंग। कोई भी चीज़ को ठीक कैसे करें, इसको क्या बोलते हैं, आमिची सिस्टम और सोवा रिगपा। इसको आयुष के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया, इसीलिए न्यूज़ मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आयुष। आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये सब एक्रोनिम है इसका। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसको ट्रांस हिमालयन रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है यार। प्रैक्टिस इन ट्रांस हिमालयन रीजन्स एंड इट इज बेस्ड ऑन मतलब इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ थ्री एनर्जीज लाइक लंग, विंड को बैलेंस करेंगे, त्रिपा मीन्स बाइल को बैलेंस करेंगे, एंड बेकम दैट इज पैलगम को बैलेंस करने की बात की जाती है यहाँ पे। बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ थ्री एनर्जीज that is lung, which is wind, tripa, that is bile, becken, that is phlegm। एंड यहाँ पे इंडियन ओरिजिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा यार। यूज्ड इंडियन ओरिजिन herbs, so it is related to आयुर्वेदा। एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो प्रमोट करता है एजुकेशन, प्रिजर्वेशन एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर को। नेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोट्स एजुकेशन, प्रिजर्वेशन एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है। यहाँ पे इंडिया ने एक तरह से मैप किया 27 प्लेसेस टू काउंटर व्हाट, चाइना का जो रीनेमिंग है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे इंडिया ने मैप किया। इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें सो इंडिया मैप 27 प्लेसेस टू काउंटर चाइनास रीनेमिंग। इसमें जो डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है अराउंड 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है अक्रॉस वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स की एरियाज़। यहाँ पर हम बात करें तो गलवान रीजन है यार, पेंगोंग सो, डोकलाम एंड देपसांग, ये सब की एरियाज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्ट्रियल मीटिंग यहाँ पे हुआ है। 16th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इसके अंदर इट इज़ हेल्ड इन जयपुर, इंडिया।
एंड यहाँ पे किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया यार? फोकस ऑन WTO रिफॉर्म्स, MSMEs ना, GVCs के ऊपर फोकस किया गया, ग्लोबल वैल्यू चेन एंड डिजिटल सर्विसेज। आउटकम्स की बात करें तो जयपुर कंसेंसस यहाँ पे हमको देखने को मिला। MSME इनवॉइस डिस्काउंटिंग ये आया। क्रेडिट स्ट्रेटजी ये देखने को मिला। एंड डिजिटल ट्रेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे इसके आउटकम के तौर पे आया। बाकी जो छोटे छोटे अदर चीज़ें न्यूज़ में जो थोड़ा पता होना चाहिए रेफरेंस में। सो अदर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे वेद देवी आइडल जो है भोजशाला के अंदर वहाँ पे रिपेट्रिएशन डिबेट देखने को मिला। वेद देवी आइडल एट भोजशाला में यहाँ पे आपको रिपेट्रिएशन डिबेट देखने को मिला। माउंट ब्रोमो कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर। इसको बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसको बनाया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में था। माउंट ब्रोमो कहाँ पे, ये पूछा सकता है। इट इज़ इन यूनेस्को, मतलब इट इज़ इन इंडोनेशिया, इट इज़ इंक्लूड इन द बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद डैन्यूब नदी जो है यहाँ पे क्राइसिस डैन्यूब रीजन में देखने को मिला। लाइक यहाँ पे हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस रेनफॉल नहीं हो रहा है, रेनफॉल डेफिसिट। तो डैन्यूब कहाँ पे? यूरोप में है ये नदी जो है। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आफ्टर वोल्गा यार। जर्मनी से स्टार्ट होता है एंड जाके ब्लैक सी में मिल जाता है ये नदी। ठीक है। वियना जो है, बुडापेस्ट जो हंगरी कैपिटल है ना, ये सब इसी नदी के बगल में है। तो यहाँ पे इस नदी में सूखा पड़ रहा है, रेनफॉल कमी की वजह से हीट वेव्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सी फेरर्स फर्स्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये सी फेयर्स फर्स्ट इनिशिएटिव जो है ये एक तरह से जो प्रोटेक्शन देने के लिए लॉन्च किया गया, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हो रहे हैं उसको देखते हुए। जो सी फेयर्स हैं, जो नाविक हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एमिड स्टेट ऑफ हॉर्मुज अटैक्स। तो ये हमने बात की अबाउट न्यूज इन शॉर्ट, ST क्रीमी लेयर्स की, डॉल्फिन्स की, MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल की, सिलेंडर बिल, वल्चर कंजर्वेशन की, मक्का जॉइंट डिक्लेरेशन की बात की यार, जो न्यूज़ में था। 8 अगस्त 2026 के डेली करंट मैप्स को हमने कवर किया यहाँ पे।